हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है आपकी मैराथन श्रृंखला लगातार चल रही है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने हर उस दोस्त भाई बहन तक इसको पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। आप सभी को पता होगा 14 दिसंबर को आप सभी का एग्ज़ाम होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी मैराथन श्रृंखला शुरू कर दी गई है और भी जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आपके लिए करवाई जाएंगी। तो बिना विलंब करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग अपनी मैराथन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं शब्दावली टर्मिनोलॉजीज। चलिए, हिंदुस्तान शब्द आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों तक ही सीमित था। अर्थात उस समय हिंदुस्तान कहने से सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को समझा जाता है कि हिंदुस्तान है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ये लाइन अब आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर आपसे पूछा जाए क्या हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश हुआ था, तो नहीं, कभी नहीं हुआ था, याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए किया। आप सभी को पता होगा अभिलेखागार क्या होता है, जहाँ पर सभी सरकारी कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं, एक जगह होती है। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियाँ इनको संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। पर्यायवास क्या है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जाति पंचायत अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। भाषा तथा क्षेत्र, लैंग्वेज एंड रीजन। बात है सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। जैसे आप सभी को पता होगा आज भी हमारे देश में अलग भाषा है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी है, पंजाब में पंजाबी है, राजस्थान में राजस्थानी है, गुजरात में गुजराती है, हरियाणा में हरियाणवी है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग, महाराष्ट्र में मराठी है, तो सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री ये दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मवारी तमिलनाडु, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत थी जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ जाता था। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा दे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ये कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। कुरान शरीफ की बात करते हैं।
कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता में स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। नए राजवंशों का उदय, इसको हम लोग समझते हैं। बात करते हैं 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, जिन्हें अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट कहते हैं। सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित कर देते थे। कदम्ब, मयूर, सरमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का सफलतापूर्वक स्थापना किया। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह भित्ति चित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है। महाराजा धीराज राजाओं के राजा को कहा जाता है और त्रिभुवन चक्रवर्ती तीनों भुवनों का स्वामी होता है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, वेट्टी से हर बार क्वेश्चन बनता है, हर साल लगभग। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, आइए इनके बारे में जानते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं सदी में एक बृहत संस्कृत काव्य की इसकी रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। इसका नाम आप जान लीजिए, राजतरंगिणी इसका नाम है, ठीक है, राजतरंगिणी इसको कहते हैं। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था, ये भी याद रखिएगा। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलबरूनी की किताब, याद रखिएगा। चाहमान जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। क्षेत्र को नोट कर लीजिएगा, पूछता है। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी, जो अफगान शासक था, 1191 में हारा है, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों से हार जाता है। चोल शासक, अच्छा एक चीज़ इसको और, अच्छा ठीक है, चलिए चोल शासक की बात करते हैं। राजराज प्रथम ने सबसे शक्तिशाली चोल शासक इसको माना जाता है। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम, उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनाई थी। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो ये याद रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। राजराज ने तंजावुर और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। किसानों की बस्तियों को उर्क कहा जाता था। सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्धि हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र
35 से 70 के बीच होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। न्याय चक्र की बात करते हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क्र मुदब्बिर ने लिखा है, इम्पॉर्टेंट है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ऐसा पूरा कथन देकर के पूछ लेता है ये किसका कथन है, तो याद रखिएगा, रजिया। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकती वंश का राज्य था। उस समय की रानी रुद्रम्बा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्बा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में बने हैं, हर साल लगभग बनते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003। उनका नाम दीदी अर्थात बड़ी बहन से निकला है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। गैरिसन क्या होता है, तो ये जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ी है। और गैरिसन शहर क्या है, किलेबंद बसाव है जहाँ सैनिक रहते थे। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके को कहते थे जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करता था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। चलिए, खिलजी और तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभिमान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था और ये बहुत वफादार होते थे। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी किया है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया था। चलिए, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। जिससे पहले कर वसूला जाता था अब उन्हें ही बाध्य कर दिया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। सब सोचो, अब धीरे धीरे मतलब राज्य और राजा के खिलाफ यही सामंत आगे चल करके बगावत भी करेंगे। उस समय 3 तरह के कर चलते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो कृषि पर था जिसे खराज कहा जाता था। तो ऐसे याद रखिएगा, कृषि पर क्या था, खराज था, जो किसान की उपज का लगभग 50% था। मवेशियों पर था, घरों पर था। इब्न बतूता 14वीं सदी में अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आया था, याद रखिएगा। 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी। उसकी मीनारे, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना, पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। ठीक है। चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसे आधुनिक उज्बेकिस्तान कहते हैं, उस पर हमला किया और इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना रखनी पड़ी या खड़ी करनी पड़ी। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया और इकता के स्थान पर इसने नगद वेतन शुरू कर दिया और भरपेट जो है भोजन की समस्या को दूर करने के लिए किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर इसने वसूलना शुरू कर दिया ताकि सैनिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अलाउद्दीन के जो है प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल है और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। कहा जाता है कि इसने नियम बनाए थे, अगर नियम के विपरीत कोई भी काम होता था तो हर व्यक्ति को दंड मिलता था। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उस समय सफलतापूर्वक इसने सामना किया। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। अच्छा, ये जो है क्या करता है, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली एकोना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिकों की छावनी बनवा देता है। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया। सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन या सांकेतिक, ठीक है, ये सांकेतिक है, मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने या चांदी के ना होकर के सस्ती धातुओं के होते थे। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरीके से विफल होता है। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। शेर शाह सूरी बिहार का था, सासाराम बिहार। शेर शाह सूरी 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी, परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित करता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं: ईश्वर शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं सदी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग, खेती करने वाले वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया। अब बात आती है मुगल साम्राज्य। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से भी मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, तो पिता की ओर से भी ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान की स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल राजत्व का दावा जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में करते हैं। मुगल सैन्य अभियान। मुगल शासक बाबर की उम्र केवल 12 वर्ष की थी जब मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसने अपनी पैतृक गद्दी को छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 26 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में बहुत विशेष ढंग से प्रयोग किया था। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं सदी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा। मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाओं की चर्चा करते हैं। चलिए, बाबर का समय है 26 से 30। चलिए बात करते हैं। इब्राहिम लोदी ने उसके अफगान समर्थकों को बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में हराया। 27 में खानमा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 28 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले उसने आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया। हुमायूं की बात करते हैं। इसका 2 टाइम पीरियड है, 30 से 40 और 55 से 56। बीच में इसको हरा करके शेर शाह सूरी शासक बन जाता है सूरवंश का। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा अपने प्रत्येक भाई
को एक एक प्राण दिया। उसके 4 भाई थे ये। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार 1539 में चौसा और 1546 में कन्नौज में पराजित किया। इस पराजय से ईरान की ओर भागने को मजबूर हो जाता है जो है आपका हुमायूं। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष इसी इमारत में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे कहा जाता है जहां पनाह, जो है एक कह सकते हैं पुस्तकालय थी जिसकी सीढ़ियों से गिर करके जो है मर जाता है। अकबर की बात करते हैं 1556 से 1605। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना। 85 से 1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। 1570 में जब जो है अकबर फतेहपुर सीकरी में था तो उसने ब्राह्मण, जेसुइट पादरियों और जरतुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू कर दी और ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई और ये 1575 में इबादत खाना शुरू करता है। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं, उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करते हैं। ये अनुभव यहाँ वाह रहेगा अकबर को सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। उसने सोचा कि अलग अलग धर्म और अलग अलग मान्यताएं से लोगों में आपस में मनमुटाव होता तो क्यों ना सब धर्मों को मिलाकर के एक समभाव धर्म बना दिया जाए। मतान्धता ऐसी व्याख्या या कथन होता है जिसे अधिकारपूर्ण कहकर आशा की जाए कि इस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। जहांगीर की बात करते हैं 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। बात करते हैं शाहजहां की 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। औरंगजेब की बुझी हुई दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अपने ही तीनों भाइयों को, शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया, वहीं पर बाद में वो मर जाते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय है, परंतु इन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिमी यूसुफशाही और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल है, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सनातनियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन के मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उसकी मृत्यु होती है 1707 में, ये भी याद रखिएगा। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा क्या है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था ज्येष्ठाधिकार में। इसके विपरीत उत्तराधिकार में सहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर, एक भूमि कह दिया गया, इसे ही कहा गया ये तुम्हारी जागीर है, यही तुम्हारा मनसब है, और तकरीबन एकताओं के समान ही ये होती थी। जात की श्रेणियाँ तो 5000 जात, इनका जो दर्जा है वो 1000 से ऊपर
और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 की पदवी पर थे और औरंगजेब के समय 79। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा 5000 वाले मनसबदार किसके यहाँ थे। तो आप कह सकते हैं, आपको दिखाया गया है ना कि 79 औरंगजेब के, और अगर आपसे पूछ ले कि अकबर के तो 29 याद रखिएगा। जब्त और जमींदार, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 70 से 80 मतलब 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक वर्ष नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे, अर्थात इसको प्रांत भी कहा जाता था, राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, याद रखिएगा। अकबरनामा और आईने अकबरी, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, जरूर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक अकबरनामा है, उसका नाम है अकबरनामा। पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का पूरा ब्यौरा मिलता है। इसके समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण भी इसमें देखने को मिलता है। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहते थे। तो दीवान कौन था? एक वित्तीय अधिकारी होता था, याद रखिएगा। सुलह ए कुल क्या है, आइए जानते हैं। चलिए, अकबर की सुलह ए कुल की नीति उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन की कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्ग और सभी धर्म के अनुयायियों की एक ही जगह, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति या सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। कुतुब मीनार की बात करते हैं। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5 मंजिला है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों से यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसका मरम्मत भी करवाया है। बात करते हैं राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। यह स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, इनके द्वारा किया गया था। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था 999 ईस्वी में। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। यहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। बात करते हैं अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कर तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाने के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का चढ़ाई रास्ता बनाया ताकि चढ़ाई के लिए बहुत खड़ी ना हो सके। बाद रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले आया गया। मंदिर के पास के गांव को चारूपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था।
चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। कावेरी नदी तंजावुर नगर के पास बहती थी। तंजावुर का निकटवर्ती नगर उरैयूर था। तंजावुर का एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया प्रस्तुत करते हैं। मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक के लिए इसीलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विविध कर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद हैं। सबसे महान विविधकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं है। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया है तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक गुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया है। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रतिनिष्ठा प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जिसे राजसेन भी कहते हैं, 1831 से 1851 को पराजित किया। उस विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्त ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वो ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्तियों को ढूंढ निकालने व वापस लाने हेतु प्रयास किए गए। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इससे भर दिया। इनमें निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप है, भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। मंदिर के कर्ता मंदिर को जो मंदिर के कर्ता रहता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लान में स्वामी भीलसा व विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुन्नमलई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण जो अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। आगे चलकर मुगलों के शासनकाल में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही बाग मकबरी किले हैं। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण लाल संगमरमर से हुआ था, लाल बलुआ पत्थर जिसमें यूज हुआ था। ठीक है, इसके किनारे कुछ सफ़ेद पत्थर भी लगे थे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया, जिसका 1643 ईस्वी में कार्य पूरा हुआ था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकला शैलियों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। जोधा भाई महल फतेहपुर सीकरी में है। गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला परंपराओं से प्रभावित है। चर्च की बात करते हैं। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू किए। वास्तुकला की शैली गोथिक के नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए चित्रों का दृश्यों का चित्रण है। उड़ते हुए आपको पुछते हैं। घंटे वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में से जुड़े जाते हैं। बात करते हैं कांसा, घंटा धातु और लुप्तमोम तकनीकी क्या होती है, आइए जानते हैं। कांसा एक मिश्र धातु जो तांबे और रांगे अर्थात टिन के मेल से बनती है।
घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। एक घंटे जैसे ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। व्यापारियों का संघ। व्यापारियों अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए आमतौर पर काफिले बना करके एक साथ यात्रा करते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ या गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और पूर्ववर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामम और नाना देशी थे। बात करते हैं आगे। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेवराय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जलसंतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमद बरार वेदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का एक मुख्य द्वार था। याद रखिएगा, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते हैं। सूरत एक सर्वदेशी नगर था जहां सभी धर्मों जातियों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ों के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेजी इतिहासकार ओबिंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाल खड़े देखे जा सकते थे। सूरत के वस्त्र जो हैं, बात करते हैं, सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडिया एक जो है दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में इंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। 1668 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला मुख्यालय खोला। इम्पॉर्टेंट है, आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। वाणिज्यिक केंद्र एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न जो उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। मसूलीपट्टनम में मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ड ने 1620 में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया कि यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। पहले यह गरीब मछुआरा नगर था। गोलकुंडा के कुतुबी शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही अधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न जाने पाए। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठता है और 18वीं सदी के दौरान उसका अधःपतन हो गया। नए नगर और व्यापारी। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो कि आज के प्रमुख महानगर भी हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन हुए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थापित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। तो याद रखिएगा कौन से आवास का है, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचे। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा दिया। 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन वापस लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोज भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। इसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी इसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी कि एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसने पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहली वाली बस्तियों को भी नष्ट कर दिया। जनजातियाँ, ट्राइब्स। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दिए तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं के भी संरक्षक थे।
ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियां बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खुख्खर जनजाति 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर बादशाह अकबर के मनसबदार तक बन गए थे। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में जो है गड्डी गडरियों की जो है जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा अहोम कई दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व था। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया। मुगल सेना ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में भी कोली, विराद कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैले हुए थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह, बात करते हैं ये कौन है। खानाबदोश घुमंतु लोग होते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनियमन करते थे। उनमें कई पशुचारी होते थे जो अपने रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह पर घूमते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तथा अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। 17वीं सदी के अंत में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। गोंड लोग गोंडावाला विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानीय कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राजा छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासन काल के एक इतिहास में अकबरनामा में उल्लिखित कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में करीब 70,000 गाँव थे। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्र राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उस समय 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उस समय में राज्य का अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा जाता है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए। उन्होंने भूमिया अर्थात भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं। अहोम लोग दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर राज्य पर हमला किया। इसमें अहोम लोगों की पराजय हुई। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काल लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न आया है। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। मंगोल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जो है पशुचारी शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपीज और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन, मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल कर लिया था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। चेर और मलयालम भाषा का विकास, बात करते हैं जो है महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी।
शासकों ने मलयालम भाषा लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के रूप में जो है सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषय है मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपरा की बात करते हैं। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पूर्व में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। उनके बाद जो है 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया, स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं बात करते हैं। ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान है राजपूताना कहते थे। इससे समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोग राजपूत थे। राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग रहते थे। अक्सर यह माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था जो ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वर्ण किया है मगर पीठ नहीं दिखाई। कथक शब्द कथा से निकला है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए प्रयोग किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगे। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्यों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। राजस्थान के जयपुर राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में ये उभरा था। नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं तो देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, ओडिसी में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में है। लघु चित्र की बात करते हैं क्या है। देखिए लघु चित्र छोटे आकार के चित्र हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी के तख्तों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करते थे। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी के इलाकों में लघु चित्र कला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास हुआ जिसमें बसोहली शैली कहा जाता है। जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बात करते हैं कुछ शब्दों की। पीर फारसी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जरूर याद कर लीजिएगा। जीवन इसका मानना है कि पेड़ पौधे जड़ वस्तुओं प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होता है। मछली भोजन के रूप में मछली पकड़ना बंगाल के लोगों का प्रमुख धंधा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को समिष्ट भोजन करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों को इसमें ढील दे दी है। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियां खाने की अनुमति दी। मुगल साम्राज्य के पतन की चर्चा करते हैं। नादिर शाह अब्दाली 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण नगर को लूटा और बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। वह तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण का तांता लगा रहा। 48 से 61 के बीच उसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने, भर के क्वेश्चन बने, याद कर लीजिएगा। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया। नए राज्यों का उदय मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के बाद जो है राज्यों को 3 पारस्परिक समूह बांटा गया। अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल के प्रांत थे, फिर ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में स्वतंत्र थे। इसके कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख, जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न जो है आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव उनमें से 3 राज्य प्रमुख हैं, अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान अवध के, मुर्शीद कुली खान बंगाल के, आसफ जाह हैदराबाद,
ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में उच्च स्थान था। हैदराबाद, निजामुल मुल्क आसफ जाह 1724 से 48, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। हैदराबाद के निजाम ने निजी सैनिकों का जो है एक वर्णन जो सन 1790 में इस प्रकार का था। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार, अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा था। अवध की बात करते हैं। बुरहानुल मुल्क शहादत खान ने 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो है राज्य बने, उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग जो है इसी में से होकर गुजरता था। बंगाल की बात करते हैं। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार प्रतिनियुक्त थे। मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में 1740 से 56 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। राजपूत, अंबर और जोधपुर के राजपूत घरानों में गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबेदारों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी, अंबर के सवाई राजा मोहन सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 ईस्वी में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। बात करते हैं जोधपुर के राजघराने ने नागौर को जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अंबर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर के नाम से विख्यात वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन कई उपकरण हैं। कई बार यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन जरूर आया है, पिछली बार भी आया था, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार, 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा। उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1752 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा प्रताप के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूत भेजे गए, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पर अटल रहे। सिख गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उनके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उन्हें मार दिया जाता है। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। दल खालसा की बैठक में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था भी स्थापित की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिखों के समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली राज्य था। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कुंवरदेव के निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामे ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। गोरिल्ला युद्ध पूछा जाता है, शिवाजी प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी आधारित राज्य संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी का कार्यकाल है 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों और देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील जो है कृषक प्रचारक मराठों के सेना का मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में आ गई, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देते थे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा।
ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में एक नया बाजार मिला। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है। ये मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। चौथ कर जमींदारों द्वारा वसूले जाने भू राजस्व का 25% दक्कन में से मराठा वसूलते थे। तो ये पूछा जाता है 25% था, जबकि सरदेशमुखी 10, ऐसे याद रखिएगा, देशमुखी 10 था, चौथ 25% था। जाट की बात करते हैं। जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामल के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण किया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में शुरू हो गया विस्तृत होना। जाट समृद्ध कृषक थे। इनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ से महत्वपूर्ण शहर व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया। वहीं दीग में जाटों के अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया। शाही वास्तुकला में जिन रूपों का पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने में बनाई गई थी। जाटों की शक्ति सूरजमल के पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 63 के मध्य भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित कर दिया। सूरजमल के राजनैतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र सम्मिलित थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहगढ़ का किला इस क्षेत्र में सबसे पुरानी मजबूत किलों में से एक था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों का हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका 76 से 81 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्यम वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए। जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ आपके 7th क्लास की NCERT कंप्लीट हो जाती है। इसका नोट्स, इसका PDF आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। आप सभी को इसका फ्री PDF मिल जाएगा। इसके PDF का कोई चार्ज नहीं है। जिस भाई बंधु ने अंत तक पूरा वीडियो देखा है, देखिए वीडियो की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, अर्थात कह सकते हैं बहुत तीव्र गति से वीडियो को बनाया गया है। लेकिन आप सभी को पता होगा प्यारे साथियों कि समय के अभाव को देखते हुए कि समय बहुत कम है और एक कहानी के रूप में आपको पढ़ना है, आपको समझना है। कोई विशेष चीज़ें इसमें नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं हाईलाइट करता गया हूँ, बताता गया हूँ। आप सब लोग इसको जल्दी से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और लगातार आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन पर जुड़ते रहिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिए, मित्रों तक, भाई बंधुओं तक शेयर करते रहिए। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।